Hello friends, today we will discuss the second part of Indian economy on the eve of independence chapter. In this video, we will discuss the condition of Indian agriculture and industries on the eve of independence. दोस्तों आज हम स्वतंत्रता के समय भारतीय कृषि और उद्योगों की क्या स्थिति थी उसके विषय में पढ़ेंगे। यानी जब 1947 में हमारे देश भारत को इंडिपेंडेंस आज़ादी मिली थी, तो उस समय और उससे पहले हमारे देश की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की क्या स्थिति थी, उसको कुछ पॉइंट्स के रूप में हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए इसको वन बाय वन समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि उस टाइम पे अ, हमारे देश की एग्रीकल्चर यानी कृषि की क्या स्थिति थी जब इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी मिली थी। यानी 1947 1947 से 7 और उससे पहले क्या कंडीशन थी हमारे देश की एग्रीकल्चर की। तो पहला पॉइंट है हमारे लिए लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी। दोस्तों उस टाइम पे 1947 और उससे पहले हमारे देश का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी बहुत कम था, और हमारी जो लैंड थी उसकी प्रोडक्टिविटी भी उस टाइम कम थी। क्यों कम थी देखिए, इसके लिए कुछ आपको डाटा याद करना पड़ेगा, बिकॉज क्लास 12 इकोनॉमिक्स में और बाकी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर के डाटा जरूर पूछते हैं। तो देखिए 1947 के अंदर जो वीट है, गेहूं है, इसका प्रोडक्शन केवल 64 लाख टन था, और जो 2018-19 में बढ़कर वीट का प्रोडक्शन 991 लाख टन हो चुका है। देन राइस का प्रोडक्शन देखा जाए तो 1947 में चावल का प्रोडक्शन केवल 220 लाख टन था, जो 2018-19 में बढ़ के 1156 लाख टन हो गया। जो प्रोडक्टिविटी है पर हेक्टेयर, यानी एक हेक्टेयर जमीन में कितना उत्पादन होता था उसको देख लेते हैं। 1947 के अंदर एक हेक्टेयर में जो गेहूं है, वही वीट है, वो 660 किलो, और जो चावल है राइस वो 665 किलो हुआ करता था। जबकि 2018-19 का डाटा ये बताता है कि एक हेक्टेयर में वीट जो है वो 3408 किलो, और राइस जो है वो 2665 किलो हो जाता है। दोस्तों ये डाटा आपको बोरिंग लगेंगे, लेकिन आपको याद करने बहुत जरूरी है। चाहे क्लास 12 हो, चाहे कंपटीशन एग्जाम्स हो, ये डाटा जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर याद कीजिए। उसके बाद आता है सेकंड जो कंडीशन आती है, जो फीचर आता है, वो आता है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। यानी 1947 और उससे पहले जो इंडिया की एग्रीकल्चर थी वो बहुत ही अनिश्चित थी, अनसर्टेन थी। क्यों थी? क्योंकि एग्रीकल्चर रेनफॉल के ऊपर, बरसात के ऊपर डिपेंड था। अगर वर्षा ठीक ठाक हुई तो खेती बाड़ी भी अच्छी होती थी, अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो भी फसलें बर्बाद होती थी, कम बारिश हो गई, अकाल पड़ता था तो भी एग्रीकल्चर को नुकसान होता था। दूसरी ओर लैक ऑफ इरिगेशन डेवलपमेंट, यानी उस टाइम पे जो सिंचाई की सुविधाएं हैं, फव्वारा है, ट्यूबवेल है, इनका भी विकास नहीं हो पाया था। तो ये चीज़ों की बहुत ही कमी थी। देन तीसरा जो कंडीशन आता है एग्रीकल्चर का, वो आता है उस टाइम पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि जो किसान है, फार्मर्स है, उस टाइम पे केवल उतना ही खेती बाड़ी करते थे, उतना ही प्रोडक्शन करते थे या कर पाते थे जितना कि उनके लिए और उनके परिवार के लिए साल भर के लिए सफिशिएंट हो। अ, और इतना भी वो नहीं बचा पाते थे, या बहुत ही कम वो सरप्लस बचा पाते थे कि उसको मार्केट में बेच सके। यानी जो भी खेती बाड़ी, जो एग्रीकल्चर होती थी, वो पूरी तरह से खुद के लिए और खुद के परिवार के पेट पालने के लिए की जाती थी, और मार्केट में बेचने के लिए नेग्लिजिबल सरप्लस उनके पास बचता था। यानी सब्सिस्टेंस फार्मिंग थी, यानी जीविका उपार्जन का ही केवल काम चल पाता था। अब आइए आगे स्लाइड देखते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कंडीशन का दोस्तों, जमींदारी सिस्टम। 1947 और उससे पहले क्या कर रखा था, ब्रिटिशर्स जो अंग्रेज थे जिनका राज था हमारे देश के ऊपर, उन्होंने जमींदारी सिस्टम लागू कर दिया था, फ्यूडलिज्म लागू कर दिया था। इसका मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने जमींदारों को जो है वो जमीन का, भूमि का मालिक घोषित कर दिया था, और उनको ये कहा कि जमींदारों को ये बोला कि आप तो हमको, मतलब अंग्रेजों को, एक फिक्स टैक्स दोगे, 10% या 15% टैक्स दे दोगे जमीन का, रेंट जो रेंट होगा। और कि जमींदारों को ये छूट दे दी गई कि वो
फार्मर से, किसानों से जितना चाहें उतना टैक्स या रेंट वसूल कर सकते हैं। तो जमींदारों ने खूब जो है वो इंडियन फार्मर्स का जो है वो एक्सप्लॉइटेशन किया। देन पांचवी कंडीशन आती है स्मॉल एंड स्केटर्ड लैंड होल्डिंग, यानी उस टाइम पे जो खेत थे, जो फार्म थे, वो स्मॉल थे और बिखरे हुए थे। देन छठा पॉइंट आता है लैक ऑफ मशीनरी टूल्स एंड इक्विपमेंट, यानी उस टाइम पे जो खेती बाड़ी के अंदर मशीनों का, टूल्स का और उपकरणों का यूज नहीं हो पाता था, बिकॉज जो खेती बाड़ी होती थी वो पूरा ओल्ड मेथड से होती थी। या तो जो किसान है वो खुद और खुद के परिवार मिलके खेत में काम करते थे, या उनके जो जानवर हुआ करते थे, बैल वगैरह, वो काम किया करते। सेवंथ पॉइंट आता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, फोर्स्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखो समझते हैं इसको। Britishers forced Indian farmers for commercialization of crops. It means they were forced to cultivate cash crops, cotton, jute, sugarcane, indigo, etc. for market instead of conventional subsistence crop for food grain, wheat and rice. ठीक है, मतलब दोस्तों ब्रिटिशर्स ने उस टाइम पे क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के किसानों को फोर्स किया, दबाव डाला उन पे, उनको डराया धमकाया या दबाव डाला इंडियन फार्मर्स के ऊपर कि आप लोग जो है वो जो क्रॉप है उसका कमर्शलाइजेशन करो। कमर्शलाइजेशन करो मतलब उनको ये दबाव डाला गया उनके ऊपर कि वो कैश क्रॉप्स की खेती करे, कैश क्रॉप या नकदी फसलों की खेती करे। अब कैश क्रॉप्स क्या क्या होते हैं? कॉटन, जूट, शुगर कैन, इंडिगो या नील आदि, ये कैश क्रॉप कहलाते हैं, नकदी फसलें कहलाती है। ठीक है, क्योंकि इनको मार्केट में बेच के काफी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। और अ, किसानों को रोका गया कि वो कन्वेंशनल या जो फूड ग्रेन की खेती यानी गेहूं चावल की खेती नहीं करें या कम करें। मतलब इंडियन किसानों को ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने ये दबाव डाला कि आप लोग फूड ग्रेन गेहूं चावल की खेती बंद कर दो या उनको कम खेती करो, और उसके बदले में कैश क्रॉप्स कॉटन, जूट, शुगर कैन, इंडिगो की खेती करो और वो अंग्रेजों को दो या अंग्रेजों को बेचो या अंग्रेजों को दे दो, ताकि अंग्रेज जो है उनको अपने ब्रिटेन या इंग्लैंड भेज सके और उसका जो कच्चे माल के रूप में वहां पे यूज हो सके। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूँ पहले ही कि जिस टाइम की ये बात है 1947, उससे पहले की, उस टाइम जो है वो ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे ब्रिटेन के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, वहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज खोली जा रही थी इंग्लैंड ब्रिटेन के अंदर, तो उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए था, और ये रॉ मटेरियल वो अपने गुलाम देशों से, जैसे खासतौर से इंडिया से मंगवाते थे। तो उन्होंने क्या किया था, अपने इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री की जो है रॉ मटेरियल की जो डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया के फार्मर से कैश क्रॉप उगवाए, कल्टीवेट करवाए, ताकि ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज है उसको कच्चा माल मिल सके। ठीक है, फिर देखिए आगे इसमें जो इंडिगो है, नील है, was required by the textile industry in Britain और ब्लीचिंग और ऑफ टेक्सटाइल। मतलब जो किसान, भारत के किसानों को ये बोला गया कि वो इंडिगो की खेती करे, वो नील की खेती करे, और नील की खेती इसलिए करवाते थे क्योंकि इंग्लैंड के अंदर बहुत सारे टेक्सटाइल की फैक्ट्री थी, कपड़ों की फैक्ट्री थी, और उसकी ब्लीचिंग के लिए नील चाहिए था। तो अंग्रेजों ने अपने ब्रिटेन की, अपने इंग्लैंड में जो कपड़ों की, टेक्सटाइल की जो फैक्ट्रियां थी, उसकी ब्लीचिंग में काम के लिए इंडिगो जो है, नील जो भारत के किसानों से उगवाया था। एक चीज ध्यान में दोस्तों, जो मैंने अभी 7 पॉइंट बताए आपको, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रीजन ऑफ स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ब्रिटिश रूल के दौरान, अंग्रेजों के शासन के दौरान जो इंडिया की एग्रीकल्चर है वो उसके स्टैग्नेशन के, उसके पिछड़ेपन के, उसके अवरुद्ध होने के क्या कारण थे, तो भी आप इन 7 पॉइंट को लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। फिर आता है दोस्तों कंडीशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। अब हम पढ़ेंगे कि 1947 और उससे पहले भारत की इंडस्ट्री उद्योगों की क्या कंडीशन या क्या स्थिति थी। आइए इसको पॉइंट बाय पॉइंट जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें दोस्तों आता है policy of systematic deindustrialization, its two-fold objective।
एग्जाम में क्वेश्चन अलग से आता है इस पॉइंट का कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत के उद्योगों का, इंडस्ट्री का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी उसका एक्सप्लॉइटेशन किया। अब जो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया था, उद्योगों का अवरुद्ध किया गया, उद्योगों को नष्ट किया गया था, उसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव के दो, एक पंथ दो काज, यानी दो उसके टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे। नंबर वन, देखिए पहला पॉइंट क्या है, टू कन्वर्ट इंडिया इनटू ए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर अपकमिंग मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन ब्रिटेन। मतलब ताकि इंडिया को एक रॉ मटेरियल का जो सप्लायर बनाया जाए, यानी इंडिया का जो रॉ मटेरियल है वो इंग्लैंड भेज दिया जाएगा और उस इंडिया के रॉ मटेरियल का जो यूज है वो ब्रिटेन की जो इंडस्ट्री है, ब्रिटेन की जो फैक्ट्री है वहां पे उसका यूज होगा। मतलब इंडिया को तो खाली एक रॉ मटेरियल का सप्लाई करने वाला बना डाला था उन्होंने। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्टिव था उनका, टू प्रमोट इंडिया एज ए मार्केट फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। यानी जो ब्रिटिश इंडस्ट्री के अंदर, जो ब्रिटेन में, इंग्लैंड की इंडस्ट्री के अंदर जो वस्तुएं बनती थी उसको लाके भारत में बेचा जाए, तो भारत को इंग्लैंड के लिए एक मार्केट बना दिया जाए। तो दो ऑब्जेक्टिव थे, टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव थे। पहला क्या था, इंडिया को रॉ मटेरियल का सप्लायर बनाया जाए, यानी इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो इंग्लैंड भेजा जाए और जो वस्तुएं बनेगी इंग्लैंड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर इंग्लैंड में, उसको भारत में लाके बेचा जाए, भारत को एक मार्केट बना दिया जाए इंग्लैंड की इंडस्ट्री के लिए। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है दोस्तों, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। देखिए इसने, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1947 से पहले जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट है वो वर्ल्ड फेमस था। हाथ से बनी हुई जो वस्तुएं होती थी इंडिया की, वो पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होती थी और इंडिया बहुत पैसा कमाता था उनसे और काफ़ी फेमस था। वहाँ पे काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी मिला हुआ था और काफ़ी अर्निंग का सोर्स भी हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने जानबूझकर जो है वो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कैसे किया, देखिए, हाई रेट ऑफ टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ दीज गुड्स विच रिड्यूस फॉरेन डिमांड ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। इन्होंने क्या किया, जो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं थी जो बाहर एक्सपोर्ट होती थी, तो इनके एक्सपोर्ट के ऊपर, इनके निर्यात के ऊपर भारी टैक्स लगा दी, बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए, जिससे ये वस्तुएं महंगी हो गई और विदेशों में इनकी डिमांड कम हो गई। ठीक है। मतलब इंडिया की वस्तुओं को महंगा करने के लिए, उसके एक्सपोर्ट को कम करने के लिए, घटाने के लिए टैक्स बढ़ा दिया एक्सपोर्ट के ऊपर, इंडिया की वस्तुओं के ऊपर। ठीक है। दूसरी ओर उन्होंने जो ब्रिटिश की वस्तुएं थी, ब्रिटेन में जो वस्तुएं बनती थी वो भारत में जब इंपोर्ट की जाती तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। यानी इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुएं बहुत ही कम कीमत के ऊपर और बिगर टैक्स के इंडिया में आके बेची जा रही थी और इंडिया की वस्तुओं पर टैक्स लगाया जा रहा था। ठीक है। फिर देखिए, वर्कर्स ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बिकम अनएम्प्लॉयड एंड पुअर। जो हैंडीक्राफ्ट क्योंकि बर्बाद कर दिया था इंडिया का, तो इससे वर्कर थे वो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो, अनएम्प्लॉयड यानी बेरोजगार भी हो गए और पुअर भी हो गए थे। अब आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। इंडिया के अंदर 1947 और उससे पहले कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री नहीं के बराबर थी, मतलब एक दो थी, बाकी थी नहीं। और जो सारी वो मशीनरी है, कैपिटल गुड्स है, टूल्स है, वो हमें ब्रिटेन से या दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट, लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। यानी जो इंडिया की इंडस्ट्री अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर ली थी और काफी बर्बाद कर दिया था इंडिया की इंडस्ट्रीज को, तो जीडीपी में बहुत ही कम हिस्सा दे पाता था इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब इनकम ज्यादा अर्निंग नहीं हो पाती थी इंडस्ट्री से। देन पांचवा पॉइंट आता है, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन फॉर पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट। मतलब उस टाइम जो गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री में, क्योंकि ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी वहाँ, यहाँ इंडिया के अंदर अंग्रेजों का राज था, तो अंग्रेजी गवर्नमेंट ने या पब्लिक सेक्टर ने कभी इस चीज़ के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। केवल उन्होंने रेलवे का और पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन पे ही अपना जो है वो डेवलपमेंट किया थोड़ा बहुत। लेकिन वो भी डेवलपमेंट उन्होंने इंडिया की भलाई के लिए नहीं किया था, वो खुद की भलाई के लिए, खुद के प्रॉफिट मोटिव के लिए ही किया था। ठीक है। तो कुल मिला के गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल इंडस्ट्री में नहीं था और जो जितना रोल था वो भी खुद के प्रॉफिट के लिए था, इंडियंस के प्रॉफिट के लिए नहीं था। देन छठा पॉइंट आता है, स्लो प्रोग्रेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। 1947 से पहले जो है
वो इंडस्ट्रीज का बहुत ही कम डेवलपमेंट हो पाया था, प्रोग्रेस हो पाया था। हाँ, कुछ फैक्ट्रीज वगैरह थी इंडिया के अंदर, अब महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल के अंदर, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम थी। मैं बताऊँ आपको इसमें कि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर कॉटन टेक्सटाइल की कुछ मिल्स वगैरह फैक्ट्रियाँ बन चुकी थी, जो इंडियंस की ही थी, मालिक इंडियन थे उनके, गुजरात और महाराष्ट्र वाली की कॉटन टेक्सटाइल के। लेकिन जो बंगाल के अंदर जो जूट की मिल थी, उसके मालिक जो थे वो फॉरेनर्स थे। ठीक है। फिर देखिए, आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी शुरू हो गई थी 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में। और इसमें एक क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो टिस्को है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 1907 ईस्वी में, जमशेदपुर बिहार में आता था उस टाइम पे। ठीक है। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको इस लेसन में ये बताया है कि इंडिया की एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री की कंडीशन क्या थी 1947 और उससे पहले। तो ये चीज़ें कुछ आपको लर्न करनी पड़ेगी, ये याद करने वाला चैप्टर है। जैसे जितना ज़्यादा आप याद कर सकते हो इन चीज़ों को, उतने ज़्यादा मार्क्स आएंगे आपके। थैंक यू सो मच। एंड मैं पार्ट 3 बहुत जल्दी लेके आऊँगा।